रात का समय था। लंदन की सड़कों पर हल्की सी धुंध फैली हुई थी। गैस लैंपों की पीली रोशनी उस धुंध में ऐसे घुल रही थी जैसे किसी रहस्य को छिपाने की कोशिश कर रही हो। एक पुलिस कांस्टेबल चार्ली क्रॉस अपनी रात की ड्यूटी पर था। सड़कों पर सन्नाटा था। बस कभी कभी किसी शराबी की लड़खड़ाती आवाज सुनाई दे जाती थी। तभी उसने दूर गली के कोने में कुछ देखा। कोई चीज पड़ी हुई थी। उसने लालटेन उठाई और पास गया। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, उसकी सांस रुक गई। सामने एक औरत का शव था। गला बुरी तरह कटा हुआ, चेहरा इतना बिगड़ा हुआ कि पहचानना मुश्किल। उस पल से लंदन की रातें कभी वैसी नहीं रहीं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका किताब कथा में। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी और डरावने अपराधी की कहानी, जैक द रिपर की। ये कहानी है 1888 के लंदन की, उस दौर की जब इंसानियत ने खुद को अपने ही डर में कैद कर लिया था। उस वक्त लंदन दुनिया का सबसे अमीर शहर था। ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पर था। लेकिन इस अमीरी के बीच एक ऐसा इलाका था जिसे शहर की बदनुमा सच्चाई कहा जाता था, व्हाइटचैपल। व्हाइटचैपल में गरीबी, भूख, शराब और अपराध एक साथ रहते थे। तंग गलियां, बदबूदार सराय और टूटी झोपड़ियां, यही था हजारों मजदूरों और बेघर औरतों का घर। यहां के लोग सुबह से शाम तक काम करते और रात को शराब में अपने दुख डुबोते। ऐसे माहौल में जब कोई मर जाता तो किसी को फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगस्त 1888 में एक ऐसी मौत हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। 31 अगस्त की सुबह लगभग 3:30 बजे पुलिस को बक्स रो नाम की गली से एक खबर मिली। एक औरत का शव पड़ा है। उसका नाम था मैरी एन निकल्स, जिसे सब पॉली कहते थे। वो गरीब थी। अपना गुजारा सड़कॉन्सिस्ट सोपर करती थी। जब पुलिस पहुंची, उन्होंने देखा उसका गला इतनी बुरी तरह कटा था कि खून सड़कों पर बह रहा था। उसके पेट पर गहरे जख्म थे। शुरुआत में पुलिस ने सोचा शायद किसी नशे में धुत आदमी ने गुस्से में उसे मार डाला। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद फिर एक लाश मिली, इस बार एनी चैपमैन की। उसका शरीर और भी भयानक हालत में मिला। उसके अंदरूनी अंग निकाल दिए गए थे। अब पुलिस को यकीन हो गया कि ये कोई एक हादसा नहीं है। कोई सीरियल किलर है जो किसी खास मकसद से इन औरतों को मार रहा है। पूरा व्हाइटचैपल डर के साए में आ गया। रात को कोई अकेला बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। लोग अपने दरवाजों पर ताले लगा लेते, खिड़कियां बंद रखते। कोई किसी अनजान से बात नहीं करता। और तब पहली बार अखबारों ने इस हत्यारे को नाम दिया जैक द रिपर। यह नाम आया एक चिट्ठी से जो पुलिस और अखबारों को भेजी गई थी। उसमें लिखा था, डियर बॉस, मैं सुन रहा हूं कि पुलिस मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कभी नहीं कर पाएगी। अगले शिकार की गर्दन मैं और साफ काटूंगा ताकि मजा आए। योर्स ट्रूली, जैक द रिपर। यहीं से ये नाम अमर हो गया। जैक के कत्लों में एक बात समान थी। हर बार उसका शिकार एक गरीब औरत होती, ज्यादातर वो जो अपने शरीर बेचकर गुजारा करती थी। हर हत्या सुबह तड़के या देर रात होती, जब सड़कें सुनसान रहती। उसके निशान साफ बताते थे कि वो न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि उसे इंसानी शरीर की बनावट की गहरी समझ थी। पुलिस ने पूरा इलाका छान मारा। सैकड़ों लोगों से पूछताछ हुई। हर कोई शक के घेरे में था। कसाई, डॉक्टर, मजदूर, यहां तक कि पुलिसकर्मी तक। लेकिन किसी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिला। व्हाइटचैपल में अब अफवाहें फैलने लगीं। कोई कहता वो कोई डॉक्टर है जो गरीब औरतों पर एक्सपेरिमेंट करता है। कोई बोला वो अमीर घर का पागल आदमी है। कुछ तो यहां तक कहने लगे कि वो इंसान नहीं, कोई शैतान है।
हर हत्या के बाद अखबारों की सुर्खियां और सनसनीखेज हो जाती। लोग सड़कों पर रिपर की कहानियां सुनाते। बच्चे खेल में कहते, आज तुम रिपर बनो। डर एक खेल बन गया था, लेकिन असलियत में वो शहर की रूह को खा रहा था। सितंबर 1888 में जब तीसरा कत्ल हुआ, एलिजाबेथ स्ट्राइड, पुलिस को लगा कि अब वो उसे पकड़ लेंगे, क्योंकि इस बार हत्या अधूरी थी, जैसे हत्यारे को किसी ने बीच में रोक दिया हो। लेकिन उसी रात कुछ ही घंटों के भीतर चौथी लाश मिली, कैथरीन एडोज की। उसके शरीर पर वही भयानक निशान थे, और अब शहर पूरी तरह पागल हो चुका था। लोग हर अजनबी पर शक करने लगे। कोई भी आदमी जो रात में अकेला चलता दिखाई दे, तुरंत पकड़ लिया जाता। पुलिस स्टेशन लोगों से भर गए। लेकिन असली जैक हमेशा की तरह सबकी नजरों से ओझल था। व्हाइट चैपल की औरतों के लिए अब जिंदगी और मौत के बीच फर्क मिट गया था। वो जानती थीं कि अगर वो सड़कों पर जाएंगी तो शायद कभी वापस नहीं आएंगी। लेकिन पेट की भूख उन्हें फिर बाहर खींच ले जाती। एक महिला ने अखबार में कहा था, हम मर रहे हैं पर किसी को परवाह नहीं। जब तक कोई अमीर नहीं मरेगा, पुलिस कुछ नहीं करेगी। और शायद वो सच थी। लंदन पुलिस पर सवाल उठने लगे। लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा, अगर पुलिस हमें नहीं बचा सकती तो हम खुद रिपर को पकड़ेंगे। कुछ लोगों ने रिपर पेट्रोल नाम के समूह बनाए, हथियार लेकर रात में गलियों में गश्त करते। लेकिन रिपर वो जैसे हवा में घुला हुआ था। उसका तरीका एकदम सटीक था। वो हमेशा अंधेरे में काम करता, तेजी से, चुपचाप। ऐसा लगता था जैसे वो सब कुछ पहले से जानता हो। पुलिस कब गश्त करेगी, कौन सी गली खाली है, कहां भागना आसान होगा। कई लोगों का कहना था कि रिपर किसी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज से जुड़ा था, क्योंकि वो शरीर के वो हिस्से निकालता था जिन्हें सिर्फ एक प्रशिक्षित डॉक्टर ही इतनी सफाई से निकाल सकता था। उस दौर के एक पुलिस अधिकारी, इंस्पेक्टर अबरलाइन, ने बाद में कहा था, वो सिर्फ हत्यारा नहीं था, वो एक सोच था, डर की सोच। उसे पता था कि डर सबसे बड़ा हथियार है। और सच यही था। जैक ने जितने लोगों को मारा, उससे कहीं ज्यादा लोगों को डराकर जिंदा मारा। हर सुबह जब अखबार खुलता, लोग सबसे पहले ये देखना चाहते, क्या आज रात कोई और मरा? और अगर जवाब हां होता, तो पूरे शहर में सनसनी फैल जाती। उस समय लंदन में करीब 200 अखबार थे, और हर अखबार रिपर की कहानी को अपने अपने ढंग से बताता। किसी ने लिखा कि वो किसी दानवी पंथ का हिस्सा है, किसी ने कहा वो आधा इंसान आधा भूत है। लेकिन असली डर ये था, अगर वो इंसान है तो वो हमारे बीच ही है। शायद किसी कोने में खड़ा देख रहा हो, मुस्कुरा रहा हो, और अगली रात का इंतजार कर रहा हो। अक्टूबर 1888 तक 5 औरतें मारी जा चुकी थीं। सबकी लाशें एक जैसी हालत में मिली। लोग अब उसे द व्हाइट चैपल मर्डरर नहीं, बल्कि द फैंटम ऑफ लंदन कहने लगे। कभी कभी रात के सन्नाटे में कोई दरवाजे पर खटखटाहट सुनता, और डर के मारे पूरा परिवार जाग जाता। बच्चे तक नींद में चिल्लाने लगे, रिपर आ गया! जैक द रिपर अब एक नाम नहीं रहा था, वो एक खौफ था। वो डर जो इंसान की रूह में बैठ गया था। और फिर नवंबर में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी कहानी को और भी रहस्यमयी बना दिया। रहस्य की गहराई और आखिरी कत्ल। नवंबर 1888। लंदन की सर्द रातें शुरू हो चुकी थीं।
हवा में ठंड का ऐसा एहसास था जैसे शहर की रगों में खून जम गया हो। व्हाइट चैपल की गलियां अब भी उसी डर से भरी थीं। हर घर में, हर सराय में एक ही नाम गूंजता था, जैक द रिपर। पुलिस थक चुकी थी, जनता बेचैन थी और अखबारों के पहले पन्ने पर रोज वही डर की कहानी छपती। क्या आज रात फिर खून होगा? लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब ये कत्ल रुकेंगे, लेकिन फिर कुछ समय के लिए अजीब तरह की शांति छा गई। 3 हफ्ते बीत गए और कोई नई हत्या नहीं हुई। लोगों को लगा शायद वो मर गया या भाग गया। व्हाइट चैपल के लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन डर वो अब भी हर कोने में दबा बैठा था, जैसे कोई साया जो कभी भी लौट सकता है। फिर आया नवंबर का वो दिन जिसने लंदन की पूरी पुलिस और जनता को हिला दिया। 9 नवंबर 1888। सुबह करीब 10 बजे मिलर्स कोर्ट नाम की जगह पर एक नौजवान महिला मैरी जेन कैली अपने छोटे से कमरे में मृत पाई गई। लेकिन इस बार मामला और भी भयावह था। मैरी जेन कैली बाकी पीड़ितों से अलग थी। वो बाकी की तरह सड़क पर नहीं, बल्कि एक छोटे से कमरे में रहती थी। उस दिन उसके मकान मालिक ने किराया लेने के लिए दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। खिड़की से झांककर उसने जो देखा वो जिंदगी भर नहीं भूल सका। कमरे के अंदर का नजारा इतना भयानक था कि पुलिस अधिकारी खुद को रोक नहीं पाए। मैरी का शरीर पहचान में नहीं आ रहा था। दीवारों पर खून के छींटे थे और कमरे का हर हिस्सा उसकी लाश से भर चुका था। उसका चेहरा लगभग मिटा दिया गया था। शरीर के कई अंग गायब थे। यह हत्या किसी इंसान ने नहीं, किसी शैतान ने की थी। पुलिस अधिकारी फ्रेडरिक एबोलाइन ने बाद में कहा था, मैंने जिंदगी में कई मर्डर देखे हैं, लेकिन ऐसा दृश्य, ऐसा भयावह काम कोई इंसान कर ही नहीं सकता। यही जैक द रिपर की फाइनल कैनोनिकल मर्डर मानी जाती है, यानी आधिकारिक तौर पर जैक की आखिरी हत्या। लेकिन सवाल ये था, उसके बाद क्या हुआ? क्या वो मर गया, पकड़ा गया, या बस लापता हो गया? और अगर वो चला गया तो क्यों? उस दिन के बाद कोई नई हत्या नहीं हुई। जैक जैसे अचानक हवा में गायब हो गया। लोगों ने तरह तरह की बातें मनाई। किसी ने कहा वो पकड़ा गया लेकिन पुलिस ने सच्चाई छिपा ली। किसी ने कहा वो खुदकुशी कर गया। कुछ बोले वो किसी और देश भाग गया। और कुछ लोग कहते हैं वो अब भी जिंदा है, बस किसी और चेहरे के पीछे छिपा हुआ। व्हाइट चैपल की गलियां कुछ दिनों तक पुलिस की निगरानी में रहीं। हर रात घोड़े पर सवार अफसर गश्त करते, लेकिन वो जानते थे वो जिसे ढूंढ रहे हैं शायद अब कभी नहीं मिलेगा। अब कहानी का रुख थोड़ा बदलता है। अब ये सिर्फ हत्याओं की कहानी नहीं रही, बल्कि एक पहेली बन चुकी थी। एक ऐसी गुत्थी जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं सका। जैक द रिपर कौन था? इतिहास में इसके 100 से ज्यादा शक किए गए नाम हैं। सबसे पहले शक हुआ मॉन्टेग्यू जॉन ड्रूइट पर, एक वकील जो नवंबर 1888 में खुदकुशी कर गया था। कुछ लोगों ने कहा कि हत्याएं उसी के मरने के बाद रुकी, तो शायद वही जैक था। लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। दूसरा नाम आया एरन कोज़मिंस्की का, एक पोलिश नाई जो मानसिक रूप से अस्थिर था। वो व्हाइट चैपल में ही रहता था और औरतों से नफरत करता था। पुलिस को शक था कि वही हत्यारा है। उसे बाद में एक मानसिक अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन उसने कभी कुछ कबूल नहीं किया। तीसरा नाम था डॉक्टर थॉमस क्रीम, एक डॉक्टर जिसने जहर देकर कई औरतों की हत्या की थी।
लेकिन जब जैक के कत्ल हो रहे थे, क्रीम जेल में था, इसलिए उसे भी खारिज कर दिया गया। एक और नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ, प्रिंस एल्बर्ट विक्टर, जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली का सदस्य था। कहा गया कि शायद उसने किसी गरीब महिला से रिश्ता बनाया, और जब बात फैली तो राजशाही ने सबूत मिटाने के लिए रिपर की हत्याएं करवाईं। लेकिन यह कहानी बाद में कंस्पिरेसी थियरी मानी गई, यानी हर शक सिर्फ एक परछाई बनकर रह गया। रिपर की असली पहचान कभी सामने नहीं आई। पर यह कहानी सिर्फ एक हत्यारे की नहीं थी, ये उस समाज की भी थी जिसने ऐसे अपराधी को जन्म दिया। व्हाइटचैपल में गरीबी, भूख और बेरोजगारी इतनी थी कि औरतें अपने शरीर बेचकर ही रोटी कमा सकती थीं। हर गली में शराब खाने थे, जहां लोग अपने गम को भूलने के लिए पीते, झगड़ते और मरते थे। ऐसे माहौल में किसी औरत का मरा मिलना आम बात थी। शायद इसलिए जब पहली हत्या हुई, किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जैक की कहानी ने इस समाज के सबसे अंधेरे कोनों को उजागर कर दिया। उसने दिखाया कि जब इंसान के भीतर का दर्द और नफरत एक सीमा पार कर जाती है, तो वो किसी दानव में बदल जाता है। रिपर के बाद ब्रिटिश पुलिस ने अपने काम करने के तरीकों को बदल दिया। फॉरेंसिक तकनीक, रिकॉर्ड्स और पेट्रोलिंग में सुधार लाए गए। कहा जा सकता है कि आधुनिक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम की शुरुआत जैक द रिपर के केस से ही हुई। पर इंसान की फितरत अजीब होती है। जितना यह मामला डराता था, उतना ही लोगों को आकर्षित भी करता था। हर कोई इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। कई लेखकों ने किताबें लिखीं, द रिपर फाइल्स, फ्रॉम हेल, द व्हाइटचैपल मर्डर्स। हर किताब में एक नई थियरी, एक नया शक। यहां तक कि 1900 के बाद तो रिपर पर फिल्में, ड्रामे और थिएटर भी बनने लगे। लोग डरते भी थे और उसी डर को बार बार जीना भी चाहते थे। कई मनोवैज्ञानिकों ने बाद में जैक की मानसिकता को समझने की कोशिश की। कुछ ने कहा कि वो पावर सीकर था, ऐसा व्यक्ति जिसे अपनी ताकत दिखाने में मजा आता है। वो चाहता था कि पूरी दुनिया उसका नाम जाने। उसके लिए हत्या करना सिर्फ मौत देना नहीं था, बल्कि एक तरह का मैसेज था। कई विशेषज्ञों ने उसकी हत्याओं के पैटर्न का अध्ययन किया और कहा, रिपर ने कभी पैसों के लिए नहीं मारा। उसने हमेशा औरतों को निशाना बनाया क्योंकि उसके भीतर उनके प्रति गहरी नफरत थी। शायद बचपन में उसके साथ कुछ हुआ हो जिसने उसे तोड़ दिया हो। यानी जैक शायद इंसान था, लेकिन इंसानियत से कोसों दूर। मैरी जेन कैली की हत्या के बाद भी पुलिस को कई फेक लेटर्स मिलते रहे। कुछ लोग तो खुद को जैक बताकर पुलिस को चकमा देने लगे, लेकिन धीरे धीरे ये शोर थम गया। व्हाइटचैपल में नई इमारतें बनने लगी, लोग अपने पुराने डर भूलने लगे। पर वो साया, वो कभी गया नहीं। आज भी अगर आप व्हाइटचैपल की गलियों में जाएं, तो कुछ पुरानी इमारतों पर छोटी छोटी पट्टियां लगी हैं, जिन पर लिखा है, यहां 1888 में जैक द रिपर ने अपना शिकार किया था। रात को जब कोई पर्यटक वहां घूमता है तो गाइड कहता है, सावधान रहिए, कुछ लोग कहते हैं वो अब भी यहां है। इतिहास के पन्नों में जैक द रिपर सिर्फ एक हत्यारा नहीं, एक प्रतीक बन चुका है। वो उस डर का प्रतीक है जो इंसान के भीतर सोया रहता है। वो सवालों का प्रतीक है। कैसे एक शहर, एक सरकार और एक समाज इतना अंधा हो सकता है कि 5, 10, 15 औरतें मर जाएं और कोई जवाब न मिले। शायद इसीलिए जैक की कहानी आज भी जिंदा है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है, कभी कभी सबसे खतरनाक राक्षस वो नहीं होते जो जंगल में घूमते हैं, बल्कि वो जो इंसानों के बीच चलते हैं, मुस्कुराते हैं और अंदर से सड़ चुके होते हैं। और इस तरह
जैक द रिपर का राज इतिहास के अंधेरे में दफन हो गया। उसका नाम अब भी हवा में गूंजता है, उसकी कहानी अब भी किताबों में सांस लेती है। कई लोग कहते हैं कि रहस्य को सुलझाना ही इंसान की जिज्ञासा है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो कभी सुलझने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो सुलझ जाएं, तो शायद हम ये जान लें कि असली दानव कभी मरते नहीं, वो बस अपना नाम बदल लेते हैं। पार्ट 3, खौफ, अफवाहें और हकीकत का धुंधलापन। लंदन का आसमान अब भी वैसा ही था, सर्द, धुंधला और रहस्यमयी। पर अब व्हाइटचैपल की गलियों में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लगता था कि शहर ने सांस लेना छोड़ दिया हो। जैक द रिपर का नाम अब सिर्फ अखबारों में नहीं था, वो अब हर घर, हर सपने, हर परछाई में बस चुका था। मैरी जेन कैली की हत्या के बाद पूरा शहर जैसे सदमे में चला गया था। पुलिस ने कहा शायद यही आखिरी हत्या है, पर लोगों को उस पर भरोसा नहीं हुआ। सबको लगा वो बस किसी नई चाल चल रहा है। पुलिस ने अब तक करीब 2000 लोगों से पूछताछ की थी। 100 से ज्यादा को गिरफ्तार किया गया था, पर हर बार सबूत कहीं गायब हो जाते। ऐसा लगता था जैसे जैक पुलिस से 2 कदम आगे चल रहा हो। अब सवाल ये नहीं था कि जैक कौन है, सवाल ये था कि क्या वो अब भी हमारे बीच है। व्हाइटचैपल की मानसिकता बदल रही थी। डर ने लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया था। कभी जो पड़ोसी एक दूसरे की मदद करते थे, अब वही शक की नजरों से देखने लगे। कोई किसी को रात में बाहर निकलते देख लेता तो पुलिस को बुला लेता। कोई अजनबी आदमी गली में दिखता तो लोग पीछा करने लगते। कई बार निर्दोष लोगों को भी पीट दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उनका हुलिया रिपर जैसा था। टोपी पहने, कोट में छिपा चेहरा या हाथ में कोई थैला, लोग भूल गए थे कि वो इंसान है। डर ने सबको जानवर बना दिया था। मीडिया का खेल शुरू हो चुका था। 1883 में लंदन में अखबारों की संख्या बहुत ज्यादा थी। हर अखबार चाहता था कि उसकी बिक्री बढ़े, तो उन्होंने जैक द रिपर को सेंसेशनल स्टोरी बना दिया। हर दिन नई अफवाह, नई कहानी, नई थ्योरी। कभी कोई कहता रिपर को पुलिस ने पकड़ लिया पर सरकार ने छोड़ दिया। कभी कोई लिखता वो कोई अमीर डॉक्टर है जो गरीबों से नफरत करता है। कभी कोई दावा करता कि रिपर की आत्मा अब भी लंदन की गलियों में भटकती है। लोग डर भी रहे थे और उसी डर को बार बार पढ़ भी रहे थे। अखबारों की बिक्री दोगुनी हो चुकी थी। कई पत्रकारों ने खुद को जैक बताकर पुलिस को चिट्ठियां भेजीं ताकि उनकी खबरें छपें। एक चिट्ठी में लिखा था, डियर बॉस, जब मैं फिर से किसी का गला काटूंगा तो मैं उसके कान भी साथ ले जाऊंगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं ही असली रिपर हूं। और कुछ दिनों बाद सचमुच एक शव मिला जिसके कान कटे हुए थे। पुलिस हैरान थी। क्या ये वही आदमी है जिसने चिट्ठी भेजी थी, या कोई उसकी नकल कर रहा था? जैक के केस में सच्चाई और अफवाहें अब ऐसे मिल गई थीं कि कोई फर्क ही नहीं रह गया था। पुलिस की बेबसी अपने चरम पर थी। स्कॉटलैंड यार्ड, जो दुनिया की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी मानी जाती थी, अब मजाक बन चुकी थी। लोग कहते थे अगर रिपर किसी राजा को मार देता तब शायद पुलिस उसे पकड़ लेती। इंस्पेक्टर एबरलाइन, जो इस केस के प्रमुख अधिकारी थे, अब खुद मानसिक दबाव में आने लगे थे। उन्होंने कहा था, मुझे लगता है हम उसे पकड़ सकते थे अगर हमारे पास उस वक्त आज जैसे वैज्ञानिक साधन होते। उनका इशारा फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की ओर था। उस दौर में न डीएनए टेस्ट थे, न फिंगरप्रिंट्स का कोई पक्का सिस्टम। सिर्फ शक, अंदाजे और गवाहियों के सहारे पुलिस केस सुलझाने की कोशिश करती थी। और जैक बहुत चतुर था। वो कभी कोई ऐसा सुराग नहीं छोड़ता था जिससे उसकी पहचान पता चल सके। फिर एक नई थ्योरी सामने आई, रिपर लेटर्स की। कुछ विशेषज्ञों ने कहा शायद जैक ने खुद कोई चिट्ठी नहीं भेजी। सभी चिट्ठियां मीडिया ने खुद बनाई थीं ताकि डर फैलता रहे, क्योंकि पुलिस को असली हत्यारे से एक भी प्रमाणिक पत्र कभी नहीं मिला। लेकिन कुछ चिट्ठियां ऐसी थीं जिनमें हत्या से पहले वही बातें लिखी गई थीं जो बाद में सच साबित हुईं।
तो क्या वो सच में रिपर के संदेश थे, या किसी ऐसे व्यक्ति के जो हत्याओं की पूरी जानकारी रखता था? ये रहस्य आज भी वैसा ही अनसुलझा है जैसा 1888 में था। अब बात करते हैं रिपर के मनोविज्ञान की। कई मनोवैज्ञानिकों ने बाद में इस केस पर गहरी रिसर्च की। उनका कहना था कि जैक ऑर्गेनाइज्ड किलर था, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपनी हर हत्या की बारीकी से योजना बनाता है। उसके पास ज्ञान था, आत्मनियंत्रण था और एक पैटर्न था। वो बिना किसी जल्दबाजी के काम करता था। उसकी हर हत्या एक संदेश थी, मैं यहां हूं और तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे हत्यारे समाज से बदला लेने की भावना से ग्रस्त होते हैं। शायद उसके भीतर औरतों के प्रति गहरी नफरत थी। कई लोगों का मानना है कि बचपन में उसे किसी औरत ने धोखा दिया या अपमानित किया होगा। वो दर्द अंदर दबा रह गया और सालों बाद उसने उसका बदला समाज से लिया। कहा जाता है जैक अपनी हत्याओं से खुद को भगवान महसूस करता था। वो तय करता था कौन जिएगा, कौन मरेगा। उसके लिए हत्या एक शक्ति का प्रदर्शन थी। रिपर के बाद का लंदन बदल गया। पुलिस ने अपने कामकाज में कई सुधार किए। फिंगरप्रिंट सिस्टम शुरू हुआ, क्रिमिनल प्रोफाइलिंग की अवधारणा आई। आज जो सीरियल किलर इन्वेस्टिगेशन मेथड्स हम जानते हैं, उसकी नींव जैक के केस से ही पड़ी। लेकिन व्हाइटचैपल के लोगों के लिए वो बदलाव बहुत देर से आया। उन्होंने अपने परिवार, अपने पड़ोसियों, अपनी बेटियों को खोया था। कई औरतें उस दौर के बाद व्हाइटचैपल छोड़कर कहीं और चली गईं। जो बचीं, उन्होंने कभी अपनी कहानी नहीं बताई। समय बीता, लेकिन नाम नहीं मिटा। जैक द रिपर अब एक ऐतिहासिक रहस्य बन चुका था। 20वीं सदी में उस पर किताबें लिखी गईं। द रिपर फाइल्स, जैक द रिपर, केस क्लोज्ड, द फाइनल सॉल्यूशन। हर लेखक ने दावा किया कि उसने असली हत्यारे का पता लगा लिया है, पर हर बार कहानी वहीं खत्म हुई। शायद वही था, शायद नहीं। कई बार तो वैज्ञानिकों ने शवों के कपड़ों, खून के नमूनों और चिट्ठियों की जांच भी की। डीएनए के जरिए एक बार नाम आया, एरन कोस्मिंस्की, पर नमूने इतने पुराने थे कि निष्कर्ष भरोसेमंद नहीं थे। इसीलिए वो दावा भी ठंडा पड़ गया। आज भी व्हाइटचैपल में रिपर टूर्स होते हैं। पर्यटक वहां जाकर उन गलियों में घूमते हैं जहां उसने अपने शिकार किए थे। गाइड्स बताते हैं यहां मेरी एन निकल्स मिली थी। यह वो जगह है जहां एनी चैपमैन का शरीर मिला। यह मिलर्स कोर्ट है, मैरी जेन कैली का आखिरी घर। लोग डर और जिज्ञासा के बीच उस सिहरन को महसूस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं यह सिर्फ एक कहानी है, पर जब रात को हवा चलती है और पुराने लैंप पोस्ट झिलमिलाने लगते हैं, तो कई लोगों को अब भी लगता है कि कोई साया उन्हें देख रहा है। जैक द रिपर की कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो कभी पकड़ा नहीं गया, और शायद यही उसकी ताकत थी, क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता तो शायद उसका नाम इतिहास में इतना मशहूर नहीं होता। वो सिर्फ एक अपराधी होता, लेकिन उसकी गुमनामी ने उसे एक किंवदंती बना दिया। आज भी जैक द रिपर सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक प्रतीक है। रहस्य, डर और इंसान की उस गहराई का जहां से कभी कभी राक्षस जन्म लेते हैं। कहा जाता है कुछ डर कभी खत्म नहीं होते, वो बस एक नया चेहरा पहन लेते हैं, एक नया नाम, एक नई जगह। और शायद किसी कोने में वो अब भी जिंदा है, किसी नई गली में, किसी नए शहर में, अपने अगले शिकार का इंतजार करते हुए। पार्ट 4, रहस्य की परतें। कौन था असली जैक द रिपर? लंदन 1886 का वो शहर अब इतिहास बन चुका था। व्हाइटचैपल की गलियां अब शांत थीं, पर उस सन्नाटे में अब भी कुछ था, एक अनकहा डर। समय बीत चुका था, लेकिन सवाल वही था, जैक द रिपर कौन था? लोगों ने सैकड़ों नाम बोले, हजारों थ्योरी बनाई, लेकिन किसी पर विश्वास नहीं हुआ। आज इतने सालों बाद भी उस रहस्य की परतें जब खोली जाती हैं तो रूह कांप जाती है। आइए आज उन परतों को एक एक करके हटाते हैं। पहली थ्योरी, डॉक्टर वाला रिपर। सबसे मशहूर थ्योरी कहती है कि जैक कोई डॉक्टर था, क्योंकि हर हत्या में शरीर को इतनी सफाई से काटा गया था जैसे कोई सर्जन ऑपरेशन कर रहा हो। पुलिस को लाशों के पास कोई संघर्ष के निशान नहीं मिले, यानी रिपर अपने शिकार को या तो पहले बेहोश करता था या बहुत तेजी से काम करता था। उस दौर में डॉक्टरों को
एनाटॉमी, शरीर की संरचना की शिक्षा के लिए शवों पर अभ्यास करना पड़ता था। कई गरीब औरतें तब मेडिकल कैडावर्स बन जाती थीं। उनके शव अस्पतालों को बेच दिए जाते थे। कहा गया कि जैक भी किसी ऐसे डॉक्टर से जुड़ा था जिसने अस्पतालों से चोरी करके शरीरों पर काम किया था। एक नाम बहुत बार सामने आया, सर विलियम गल, जो क्वीन विक्टोरिया का निजी डॉक्टर था। थ्योरी कहती है कि गल ने राजघराने के नाम को बचाने के लिए इन हत्याओं को अंजाम दिया, क्योंकि प्रिंस एल्बर्ट विक्टर ने एक गरीब लड़की से रिश्ता बना लिया था और गल ने उसे उसके दोस्तों को खत्म कर दिया ताकि राज छिप जाए। यह थ्योरी बाद में फ्रॉम हेल नाम की किताब और फिल्म का आधार बनी, लेकिन इतिहासकारों ने इसे फिक्शनल कंस्पिरेसी कहा क्योंकि कोई पक्का सबूत नहीं था। दूसरी थ्योरी, यहूदी नाई एरन कोस्मिंस्की 1888 में व्हाइट चैपल में एक पोलिश यहूदी परिवार रहता था। उनका एक सदस्य था एरन कोस्मिंस्की, जो एक नाई था। उसके बारे में पड़ोसियों ने कहा कि वो मानसिक रूप से अस्थिर था और औरतों से नफरत करता था। स्कॉटलैंड यार्ड के रिकॉर्ड में उसका नाम था। इंस्पेक्टर मैकनागटन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, एक पोलिश यहूदी जो औरतों से नफरत करता था और उनके खिलाफ हिंसा का रुझान रखता था। कहा जाता है कि 1893 में उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया गया था और उसी के बाद व्हाइट चैपल में हत्याएं रुक गईं। 2014 में वैज्ञानिकों ने एक डीएनए टेस्ट किया। कैथरीन एडाव्स के स्कार्फ पर मिले खून के धब्बे से डीएनए लेकर उन्होंने कहा कि वो एरन कोस्मिंस्की से मेल खाता है, लेकिन बाद में ये सबूत विवादित निकला क्योंकि डीएनए बहुत पुराना और संदूषित था। फिर भी आज भी कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एरन कोस्मिंस्की सबसे संभावित रिपर था। तीसरी थ्योरी, कसाई या सर्जन्स असिस्टेंट। कुछ जांचकर्ताओं का कहना था कि रिपर कोई ऐसा आदमी था जो रोज खून और शरीरों के बीच काम करता था, जैसे कोई कसाई या किसी अस्पताल का हेल्पर। व्हाइट चैपल में ऐसे लोग सैकड़ों थे। हर सुबह कसाई खाने से खून से लथपथ लोग सड़क पर चलते दिखते थे। किसी को शक ही नहीं होता था अगर किसी के कपड़ों पर खून लगा हो। यह थ्योरी इसलिए भी मजबूत है क्योंकि रिपर को शरीर के हिस्सों को तेजी से काटने का हुनर था, ऐसा हुनर जो हर डॉक्टर के पास नहीं पर कसाई के पास जरूर होता है। चौथी थ्योरी, पत्रकार ही हत्यारा था। अब सुनिए, एक बहुत कम जानी जाने वाली लेकिन रोमांचक थ्योरी। कुछ लोगों ने कहा जैक द रिपर कोई पत्रकार था क्योंकि उसे पता होता था कि हत्या कहां, कब और कैसे हो रही है। अक्सर अखबारों में खबरें हत्याओं से पहले तैयार रहती। कई रिपोर्टर्स व्हाइट चैपल में घूमते रहते थे और उनमें से कुछ को पुलिस से पहले शव मिलते थे। एक रिपोर्टर थॉमस बुलिंग, जिसने डियर बॉस वाली पहली चिट्ठी प्रकाशित की थी, उस पर शक हुआ कि उसने खुद वो पत्र लिखा ताकि उसकी खबरें बिकें, पर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सोचिए, अगर रिपर कोई पत्रकार ही था तो उसने अपने डर को अपने लेखों के जरिए अमर कर दिया। पांचवीं थ्योरी, कभी कोई रिपर था ही नहीं। हां, आपने सही सुना। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जैक द रिपर एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई अपराधियों का सम्मिलित चेहरा था। व्हाइट चैपल में उस वक्त रोजाना हिंसा होती थी और कई लोग ऐसे अपराध कर रहे थे जिन्हें बाद में रिपर किलिंग्स कह दिया गया। पुलिस और मीडिया ने 5 प्रमुख हत्याओं को जोड़कर जैक द रिपर का चेहरा बना दिया ताकि कहानी एक सिंगल मॉन्स्टर की लगे, यानी असल में शायद कोई एक रिपर था ही नहीं। वो तो मीडिया का बनाया हुआ डर था जो धीरे धीरे सच्चाई बन गया। छठी थ्योरी, जैक एक औरत थी। ये थ्योरी सबसे चौंकाने वाली है। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि जैक दरअसल जिल द रिपर थी, यानी एक औरत जिसने अपनी पहचान छिपाने के लिए मर्दों जैसे कपड़े पहने, क्योंकि कई बार गवाहों ने कहा हमने किसी आदमी को जाते नहीं देखा, और उस दौर में एक औरत का खून से सना होना किसी को अजीब नहीं लगता था, क्योंकि नर्सें, दाइयां और सफाई कर्मी अक्सर खून के संपर्क में रहती थीं। कहा गया कि वो कोई ऐसी औरत थी जिसने किसी प्रियजन को खोया था या किसी दर्दनाक धोखे के बाद बदले में ये सब किया। हालांकि इस थ्योरी का कोई ठोस सबूत नहीं मिला,
लेकिन इसकी रहस्यमयता लोगों को बहुत लुभाती है। अब बात करें सच्चाई की गहराई की। शायद जैक कोई एक इंसान नहीं था, वो उस दौर की बेरहमी, गरीबी और समाज की विफलता का चेहरा था। व्हाइट चैपल में सैकड़ों औरतें रोज गुमनाम मरती थीं, लेकिन कोई उन्हें पहचानता तक नहीं था। जैक ने बस उस गुमनामी को एक चेहरा दिया, एक नाम, रिपर। और शायद यही कारण है कि उसका नाम आज भी जिंदा है, क्योंकि वो सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो उस दौर का आईना था जिसमें समाज का असली चेहरा दिखता था।